हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कुछ क्लासें हमारी ज़रूर लेट हुई हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आ गई थी, लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि जो क्लास लेट हुई है उसी गति से हम अब फास्ट चलेंगे। आपका सिलेबस बहुत जल्दी हम कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि हम लोग मध्यकालीन इतिहास में चल रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में एक लास्ट चैप्टर बचा था लोधी वंश, तो उसके विषय में आज मुझे समाप्त करना है। पहली चीज तो हम आपको एक सूत्र बताते हैं, जिस सूत्र से आपको अपने बताया था, पहले ध्यान देना। जैसे गुख तुशल, तो देखो गु से हो गया गुलाम वंश। तो गुलाम वंश ने शासन कितना किया था? 84 वर्ष। यानी कितने वर्ष किया? 84 वर्ष। फिर आ जाए खिलजी वंश। खिलजी वंश ने कितना किया मित्रों? 30 वर्ष। फिर आ जाए तुगलक वंश। कितने वर्ष किया? 94 वर्ष। फिर सैयद वंश कितने वर्ष किया? 37 वर्ष। फिर लोधी वंश कितने वर्ष किया? 75 वर्ष। देखो मित्रों, मैंने आपसे कहा था, ये 37 याद रखना, कि हम लोग गुलाम भी पढ़ा चुके, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो लोधी वंश, लोधी वंश में कितने शासक आए? पहली चीज तो ये कि सबसे पहले बहलोल लोधी, फिर कौन आया? सिकंदर लोधी, फिर कौन आया? इब्राहिम लोधी, अब मित्रों देखो शासनकाल भी याद रखना कि 1451 से 1489 तक, ठीक। अब 1489 से 1517 तक, फिर 1517 से 1526 तक। मित्रों ये, अब देखो ये चीज याद रखना। अब हम जल्दी से चर्चा करते हैं। तारीखे ए दाऊद, तारीखे ए दाऊद का लेखक कौन था? अब्दुल्ला। कौन था? तो अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला, इसने ये कहा था कि वास्तव में जो लोधी वंश का शासक था बहलोल लोधी, ये कभी गद्दी पर नहीं बैठा, और ये कैसे बैठता था? कालीन में बैठकर न्याय देने वाला। कालीन में बैठकर अपनी जनता के प्रति बैठता था, और कहा यहाँ एक दरबार होता था, यही कालीन बैठता, सारी जनता आसपास बैठती थी, ये राजा बैठता था, सारी जनता होती थी, और इसके बाद ये न्याय देता था। ऐसा करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था कि राज सिंहासन पर न बैठकर कालीन में बैठकर और जनता को न्याय देता था। ये कहा था, अब्दुल्ला ने कहा था, और तारीखे ए दाऊद में इसका उल्लेख भी किया है। और कहा जाए कि ये सैयद वंश में प्रवेश करता है। सैयद वंश में, तो सैयद वंश में जब प्रवेश किया तो कहा जाए कि बहराम शाह जो था, मुबारक शाह के समय
इसने प्रवेश किया और अलाउद्दीन जो मैसूर शाह था उसके समय जब ये बैठा पहुंचा है तो उसने खाने जहां की उपाधि भी दी थी। खाने ए जहां की उपाधि, मित्रों याद रखना, खाने जहां की उपाधि मिली। और कहा जाए बहलोली नामक सिक्के इसने चलाए थे, बहलोली बहलोल नामक सिक्के जारी किए थे। और कहा जाए कि जो सिक्के जारी किए ये अकबर के शासन काल के थोड़ा सा पहले यानी कि हुमायूं तक ये सिक्के जारी रहे, यानी कि हुमायूं तक ये सिक्के इसके जारी रहे, बहलोली नामक सिक्के, यानी कि ये भी चीज याद रखना। और बहलोल लोदी ऐसा व्यक्ति था जिसके समय न्याय की चर्चाएं होती थी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे न्याय न मिला हो अगर उसके पास पहुंचा है। और दूसरी चीज, महिलाओं का ये बहुत सम्मान करता था। अगर किसी स्त्री के प्रति किसी ने भी कुछ भी गलत किया तो उसे कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान भी किया। तो मित्रों याद रखना, ये बहलोल लोधी बहुत अच्छा शासक सिद्ध हुआ। और इसी का बेटा था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जिस समय ये बुजुर्ग हुआ तो इसने पहले घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद मेरा बेटा सिकंदर लोधी बैठेगा। और 1489 से 1517 तक बैठा। और सिकंदर लोधी, मित्रों याद रखना कि सिकंदर लोधी जो था, यानी कहा जाता उसके विषय में कि पहला सुल्तान जिसने खाद्यान्नों पर कर समाप्त कर दिया था। खाद्यान्नों पर यानी कि कर समाप्त करने वाला कौन व्यक्ति था, तो यही था। तो याद रखना, खाद्यान्नों पर कर समाप्त किया था, कर समाप्त करने वाला यही था। दूसरी चीज इसने क्या किया कि एक चीज और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जजिया कर किसने लागू किया, तो जजिया कर इसने पुनः लागू कर दिया था। तो जजिया कर इसने समाप्त किया था, इसने समाप्त किया, लेकिन इसने पुनः फिर जजिया कर लागू कर दिया। और एक चीज इसने बस इसके समय याद रखना कि एक ब्राह्मण ने ये कहा था, एक जो ब्राह्मण था उसने ये कह दिया कि हिंदू और मुसलमान एक समान हैं, इसी वजह से उसको मृत्युदंड भी दे दिया था। तो ये भी याद रखना। दूसरी चीज, सिकंदर लोदी के विषय में अक्सर पूछा जाता है कि 1504 में इसने आगरा शहर बसाया था। ये बहुत पूछा जाता मित्रों, आगरा शहर किसने बसाया, तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। और 1506 में इसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। अब मित्रों याद रखना, आगरा इनकी दूसरी राजधानी थी और पहली राजधानी अगर पूछा जाए तो दिल्ली को ही लगाना। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली राजधानी, तो यानी कि कई बार क्वेश्चन पूछा लोग आगरा लगा देते, गलत। लोदियों की राजधानी कौन सी थी, तो दिल्ली लगा के आएंगे। अगर लोदियों की दूसरी राजधानी पूछी जाए तब हमें आगरा लगाना है। और मित्रों याद रखना, सिकंदर लोदी ने और क्या किया कि बादलगढ़ का किला, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बादलगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो सिकंदर लोदी ने। ये भी याद रखना कि बादलगढ़ का किला बनाया। अब इसके बाद मित्रों जो बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन जिसने व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पूर्णता लागू किसने कर दी थी, तो इसी ने। व्यावसायिक शिक्षा, इसका उद्देश्य ये था सिकंदर लोदी की कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा लेने के बाद बेरोजगार न रहे। वास्तव में मित्रों व्यावसायिक शिक्षा हम किसे कहते हैं, जैसे आज आईटी हो गया, इसके बाद आईटीआई हो गया, एमबीए हो गया, बीसीए, बीटेक, ये सारी जो चीजें हैं व्यावसायिक शिक्षा आती हैं। तो मित्रों याद रखना कि उस समय आईटी तो नहीं थी, लेकिन आईटीआई टाइप की ऐसी कुछ चीजें इसने कर रखी थी। तो ये चीज याद रखना कि व्यावसायिक शिक्षा सबसे पहले अगर किसने चालू की थी दिल्ली सल्तनत काल में, तो फिरोज शाह तुगलक को लगाएंगे। और इसके बाद पूर्णता किसने लागू किया, तो सिकंदर लोदी ने। अब मित्रों एक चीज और याद रखना, देखो
ये भी किया। अब एक चीज और ये पूछी जाती है कि सिकंदर लोधी जो था इसने एक काम बहुत अच्छा किया कि जैसे ताजिए, है ना, देखो ध्यान देना कि एक ऐसा शासक जो क्लीन शेप में रहता था, यानी कि क्लीन सेफ, यानी कि कभी दाढ़ी मुछ नहीं रखा इसने, ये यानी कि अपवाद था। यानी कि इन लोगों की एक परंपरा होती थी कि दाढ़ी रखना, है ना, और मुछ रखना एक परंपरा होती थी, लेकिन एक इसने परंपरा को तोड़ दिया। दूसरी चीज इसने एक अपना यानी कि भूमि नाप जोक का एक पैमाना था, ये कई बार पूछा जाता है। तो वो कौन सा था? गज ए सिकंदरी। कौन सा है? तो गज ए सिकंदरी। ये इसका ये 30 अंगुल का था। कितने अंगुल का? तो 30 अंगुल का। ये भूमि नाप जोक का पैमाना होता था, जो मित्रों अकबर के काल तक चला। उसने इसका नाम इलाई ए गज कर दिया था, लेकिन सिकंदर का जो था गज ए सिकंदरी था। ये भूमि नाप जोक का पैमाना था। अब मित्रों एक चीज और याद है, सिकंदर लोधी से अक्सर पूछा जाता है कि इसने यानी कि जो ताजिए मुहर्रम, याद रखना कि ताजिए और मुहर्रम पे रोक लगा दी थी। यानी कि इसने क्या किया कि ताजिया, ध्यान देना कि ताजिया और मुहर्रम, मुहर्रम पर रोक किसने लगा दी थी? तो सिकंदर लोधी को याद रखना, रोक लगा दी। तो ये चीज याद रखना। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो इसको भी याद रखना आप लोग। और कहा जाए सिकंदर लोधी अपने समय का न्यायप्रिय शासक सिद्ध हुआ था, ठीक है। और सिकंदर लोधी ने एक फारसी भाषा में, यानी कि एक फारसी भाषा में आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद किया था। तो यह भी याद रखना। तो फारसी भाषा में आयुर्वेद फ्रेंगे ए सिकंदरी के नाम से किया था, है ना। और कहा जाए इसने सिकंदर लोधी ने एक गायन लज्जत ए सिकंदरी नाम से, यानी कि एक गायन पद्धति की जो थी उसको भी यानी कि इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो सिकंदर लोधी वास्तव में देखा जाए कि बहुत यानी कि अपने समय का न्यायप्रिय शासक, जिसने लूट के माल पर, देखो ध्यान देना, लूट के माल पर इसने कोई कर नहीं लिया था। पहला सुल्तान, यानी कि जितने सुल्तान हुए, जब कहीं पे अटैक होता था तो उसका भी कोई ने 1/5 लिया, कोई 2/5 लिया, सभी ने लूट के माल पर भी लिया, लेकिन इसने लूट के माल पर कोई कर नहीं लिया। दूसरी चीज, भूमि में, यानी कि भूमि में कोई गढ़ा हुआ, भूमि के अंदर कोई गढ़ा हुआ सामान मिलता था, उसको बिल्कुल फ्री कर दिया था, यानी जिसे मिलता वो ले जाए, ठीक। इस पे कोई यानी कि सुल्तान का हस्तक्षेप नहीं होगा, वो उसकी किस्मत पर उसको मिला है, ऐसा ये कहता था। तो सिकंदर लोधी के विषय में आप लोग जानते रहिए। इसी का बेटा इब्राहिम लोधी जब बैठा मित्रों, तो ये भी बहुत अच्छा शासक था। चूंकि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ये युद्ध करते हुए सिकंदर इब्राहिम लोधी मारा जाता। मित्रों याद रखना कि दिल्ली सल्तनत काल का कौन सुल्तान था जो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? तो इब्राहिम लोधी को लगा के आएंगे। और कहा जाए कि इब्राहिम लोधी के विषय में कहा जाता है कि एक बार जब इसकी सेना, जब युद्ध हो रहा था बाबर से, तो इसके पास सेना तो विशाल थी, लेकिन जो युद्ध पद्धति की जो रणनीति थी वो उसकी बहुत अच्छी नहीं थी। और दूसरी चीज, पराजय कारण एक ये भी था कि इसके अपने ही दुश्मन बन गए थे, यानी कि सगा इसका चाचा, वो ये चाह रहा था कि इसे हम हटाकर और खुद गद्दी प्राप्त कर लें। तो एक तो ये भी इच्छा हो गया। दूसरी चीज, जब ये चारों तरफ से सेना से घिरता है, याद रखना कि यहाँ भी सेना गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, लेकिन यहाँ भागने का एक रास्ता था। लेकिन मित्रों
याद रखना कि इसने यहाँ से भागना नहीं कबूल किया और ये कहा था कि अपनी सेना के प्रति राजा को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए जो सेना ये रणभूमि में सोई हुई है, आज अगर हम इस युद्ध क्षेत्र से भाग जाएंगे तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा और मैं इन्हें कैसे भगवान के यहाँ जाएंगे, क्या हम कह के कि अपनी यानी मेरी वजह से आज मेरी सेना मारी गई और हम युद्ध क्षेत्र से भागे। उसने कहा ये कदाप नहीं हो सकता। अपने सेनापति से कहा मुझे इस रणभूमि में सोना कबूल है लेकिन यहाँ से भागना कबूल बिल्कुल नहीं है। मित्रों, ऐसा महान पुरुष था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि से नहीं भागा और कहा जाए युद्ध लड़ते हुए शहीद हुआ। दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान कौन था जो युद्ध लड़ते हुए शहीद हुआ? और कहा जाए बाबर ने यानी कि जिस समय युद्ध किया तो याद रखना 21 अप्रैल 1526 को तो वो दिन था कि वास्तव में अगर चाहता तो यहाँ से भाग सकता लेकिन भागा नहीं और वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ऐसा स्टेटमेंट हमारे यानी कि कई इतिहासकारों ने दिया कि ये दिल्ली का पहला सुल्तान जो युद्ध लड़ते हुए शहीद हुआ। मित्रों, याद रखना कि एक और ऐसे महान पुरुष थे जो 1799 में युद्ध करते हुए शहीद हुए और उनका नाम याद रखना टीपू सुल्तान था। और टीपू सुल्तान भी कहा जाए लॉर्ड वेलेस्ली से युद्ध करते हुए शहीद हुआ था। उसने भी यही स्टेटमेंट दिया कि 100 दिन की जिंदगी नहीं चाहिए, एक दिन की जिंदगी चाहिए लेकिन शेर जैसी चाहिए, हमें भेड़िए वाली 100 दिन की जिंदगी नहीं चाहिए। तुम भी सेना लेकर आओ, हम भी लेकर आते। युद्ध हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ये चीज़ याद रखना। मित्रों, एक और ऐसी महारानी जो झांसी की महारानी थी वो भी ऐसे ही किया कि उन्होंने भी 1857 की क्रांति में यानी कि जनरल हुरोस से युद्ध करते हुए मित्रों शहीद हो गई थी। और कहा जाए कि खुद जनरल हुरोस ने उनको सलूट मारा और कहा ऐसी एक वीरांगना जिसने कि हम लोगों के छक्के छुड़ा दिए। मित्रों, उस समय हम लोग आज़ादी पा जाते, हम लोग 1857 में, लेकिन गांधी फिर कहा जाए कि वास्तव में अगर सिंधिया ने साथ दिया होता, लेकिन मित्रों साथ नहीं दिया और यही कारण हुआ कि हम लोग 100 साल पीछे चले गए और 1947 में आज़ाद हुए। हो सकता उस समय झांसी की रानी के साथ मिलता तो उस समय झांसी की रानी भी बच जाती, हम लोग स्वतंत्रता भी पा जाते। तो मित्रों, आज का मेरा ये टॉपिक रहा। इसके बाद हम थोड़ा सा और आप लोगों को चर्चा कर दें कि अगला जो टॉपिक होगा मेरा, तो याद रखना अब होगा मुगल काल। मुगल काल, अब मुगल काल में मित्रों कौन कौन आया है? जैसे बाबर आया, बाबर के बाद कौन आएगा? हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद कौन आएगा? अकबर आएगा, कौन आएगा? अकबर आएगा। अकबर के बाद कौन आएगा? जहांगीर आएगा। और जहांगीर के बाद कौन आएगा? शाहजहां आएगा। और शाहजहां के बाद कौन आएगा? औरंगजेब आएगा। अब मित्रों याद रखना, इसके विषय में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। इसके 4 बेटे थे, कौन कौन था? हुमायूं था, हुमायूं के बाद कमरान था, कमरान के बाद अस्करी था, अस्करी के बाद हिंदाल था। और एक बेटी भी थी बाबर की, बेटी यानी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूंनामा लिखा था, हुमायूंनामा लिखा था। ठीक, इसी हुमायूंनामा में देखो, ये हुमायूंनामा में खुद गुलबदन बहुत पक्ष लेती थी अपने भाई की, जबकि बहन थी अस्करी की, लेकिन पक्ष अपने हुमायूं की लेती, चूंकि बहुत अच्छा व्यक्ति था। और उसी समय एक सेकंड यानी कि द्वितीय अफगान, यानी कहा जाए द्वितीय अफगान, अफगान अफगान शासक कौन था? शेर शाह सूरी।
मित्रों इससे बराबर युद्ध चल रहा था। अब हम लोग कल हम जब बताएंगे इसके विषय में, विधिवत बताएंगे, पूरा आपको यहीं पर मुगल वंश रट जाएगा। मेरी क्लास लेते रहिए आप लोग, वादा करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। समीक्षा अधिकारी हो, चाहे पीएसएस हो, चाहे आईएएस हो या अनवनडे एग्जाम, मेरा वादा है। और मित्रों याद रखना कि अब हमारी गाड़ी बहुत स्पीड में चलेगी, बीच में जरूर रुकावटें आई हुई हैं, उसके लिए कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं और अब उन समस्याओं को दूर करते हुए हमें आप लोगों के एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और कोशिश यही है कि बहुत जल्दी इसको हम समाप्त करेंगे। आपके फिर क्वेश्चन यहाँ इतिहास में तो गलत नहीं होंगे। मिलते हैं कल पुनः अगली क्लास में।